नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर रोज़ जो हमारा सेशन होता है किसी न किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होता है। आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्पेस की दुनिया जो है, अंतरिक्ष की दुनिया जो है, उसके अंदर हम जाने वाले हैं और एक बहुत ही अलग सा टॉपिक जो है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। हमारा प्रीलिम्स बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं इस साल और प्रीलिम्स देना चाहते हैं लेकिन घबरा रहे हैं, वो हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। उनकी घबराहट जो है वो दूर होगी, उनको एक रास्ता मिलेगा कि किस प्रकार से इस प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सकता है। इसके अंदर हिस्ट्री कुमार नलिन सर आपको कवर करवाएंगे, पॉलिटी विजेंद्र सर कवर करवाएंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर कवर करवाएंगे एंड करंट अफेयर्स कुसुम मैम एंड ओजांग सर जो है वो आपको कवर करवाएंगे। मात्र 10,000 रुपए का कोर्स है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, डर लग रहा है, वो जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके और आप इस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स अवेलेबल है, जीएस मेंस का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें जीएस पेपर 1 से पेपर 4 तक का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी जो है आपको मिलेगी। आप रिकॉर्डेड क्लासेस जो है उन्हें भी बार बार फिर से देख सकते हैं, उसकी फैसिलिटी जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके 12th के बाद कैसे आईएएस की तैयारी करें, इसके लिए हमारे एक डेडिकेटेड 2 साल का बैच होता है जिसे हम कॉन्सेप्टर बैच कहते हैं। ओजांग सर खुद इस बैच को ड्राइव करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है, प्रीलिम्स मेंस सब की प्रिपरेशन जो है वो किस प्रकार से की जाती है। एक बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम प्लस प्रिपरेशन प्रोग्राम जो है ये आपका रहता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे सेलेक्ट हुए हैं आईएएस एग्जाम के अंदर। एनसीईआरटी आंदोलन बैच, आप किसी से भी पूछिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें तो एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, लेकिन कोई नहीं सिखाता आपको कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है। कई सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, और हम पढ़ पढ़ के जाते हैं, बहुत सारी पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है प्रीलिम्स का या मेंस का तो हम उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वास्तव में क्या अप्रोच हमें चाहिए होती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ओजांग सर आपको सिखाते हैं इस एनसीईआरटी आंदोलन बैच में कि किस प्रकार से क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए उन एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीट बैच, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, लास्ट 18 मंथ के करंट अफेयर जो बच्चे इस साल प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं और खुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, उनके लिए हमारी करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। लास्ट 18 मंथ के करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं और 1500 प्लस 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीस पर मात्र 500 रुपीज में आपको ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, अपने को खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी। कॉन्सेप्टर बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 21 फेब से। तो जो बच्चे लेट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं, बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो अवेलेबल हो पाएंगी। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि आप लाइव क्लासेस का जो है फायदा जो है वो ले सके। अगर आप इंग्लिश ग्रामर जो है उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा ग्रामर बैच जो है वो 25 फेब से स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें ताकि आप लोग जो हैं वो इंग्लिश में खुद को जो लैग पाते हैं कि हम इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हैं, स्पेशली ग्रामर जो है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी भी एडमिशन्स ओपन है, आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पर अभी जितने भी प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं उन सभी में डिस्काउंट आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। चाहे आप करंट अफेयर्स लीजिए, चाहे इंडिया ईयर बुक के लीजिए, बजट, एनसीईआरटी, इकोनॉमिक सर्वे, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, योजना कुरुक्षेत्र, किसी का भी टेस्ट सीरीज जो है अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा। तो सीधी सी बात है, जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें तो आप लोग जो है फायदे में रहेंगे, वरना आप लोग नुकसान में रहेंगे। चलिए अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं,
फास्ट रेडियो बर्स्ट, करंट अफेयर्स में एक न्यूज है, फास्ट रेडियो बर्स्ट, तीव्र रेडियो तरंगे। और क्या न्यूज है, पहले न्यूज की बात करते हैं थोड़ी सी। न्यूज है, पुणे टेलीस्कोप हेल्प्स मेक मेजर ब्रेक थ्रू। द हिंदू की न्यूज है ये, 19 फरवरी की, 19 फरवरी की न्यूज है। पुणे के टेलीस्कोप ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुणे टेलीस्कोप हेल्प्स मेक अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्योग्राफी प्लस साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है पुणे का टेलीस्कोप, क्या है, उसने क्या सफलता हासिल की है, थोड़ी सी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा डिस्कशन जो है वो कुछ पॉइंट्स में बटा होगा। व्हाट आर दी फास्ट रेडियो बर्स्ट, सबसे पहले तो फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है, व्हाट डज द स्टडी सजेस्ट, जो स्टडी की गई है, जो अध्ययन किया गया है वो क्या सुझाता है, और जो पुणे का टेलीस्कोप है जिसका नाम है GMRT वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन तीन मुद्दों पर, इन तीन टॉपिक्स पर हमारा आज का सेशन जो है वो फोकस्ड रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट, फास्ट रेडियो बर्स्ट को सबसे पहले 2007 में खोजा गया था। 2007 के पहले हम इनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन 2007 में पहली बार हमें इनके बारे में पता चला। होता क्या है, ये ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव्स जो हैं ये कुछ ऐसी होती हैं, जो मैंने इमेज जो यहाँ डाल रखी है, एक बर्स्ट होती है, जबरदस्त बर्स्ट जो है वो आपको जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा या आता हुआ दिखाई देगा, जैसा भी हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं तो आती हुई हमको दिखाई देती है। बहुत ज्यादा फास्ट होती है ये रेडियो बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है एकदम फूट जाना। जैसे हम मानसून बर्स्ट पढ़ते हैं, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में हम जब मानसून पढ़ते हैं तो मानसून बर्स्ट पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर ये फास्ट रेडियो बर्स्ट है, यानी कि रेडियो वेव्स जो हैं उनका एक बर्स्ट, एक जबरदस्त प्रहार या प्रस्फोट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको हम FBR या फास्ट FRB या फास्ट रेडियो बर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसमें ये बेसिकली रेडियो वेव्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बनती है। जो बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जितने भी स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, या जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई बड़े प्लैनेट्स होते हैं या गैलेक्सीज होती हैं, ब्लैक होल्स होते हैं, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका कि द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मास जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वो जबरदस्त तरीके की मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उनकी वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो सकती हैं, जो कि एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब यहाँ पर जो हम फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात कर रहे हैं, इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मिली सेकेंड स्केल में देखने को मिलेगा। यानी कि एक सेकंड का 1000वां भाग जो होता है उसे हम मिली सेकंड कहते हैं, और उस मिली सेकंड के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाती है, इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती है, संचरित होती है, जितना कि एक साल में हमारा सूर्य जो है वो करता है। एक साल में जितनी ऊर्जा हमारा सूर्य उत्सर्जित करता है, उतनी ऊर्जा कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर, मिली सेकेंड्स यानी एक सेकंड के 1000वें भाग के अंदर, 1000th पार्ट के अंदर ट्रांसफर की जाती है, प्रोपोगेट की जाती है, संचरित की जाती है। इतनी जबरदस्त एनर्जी जो है वो यहां पर ट्रांसफर होती है। एंड दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स जनरेट एज, जैसा मैंने बताया, सन जितना एक साल में जितना एनर्जी जो है वो करता है, उतना ही यहां पर हमें देखने को मिलता है। ये ब्लास्ट कहां से आ रहे हैं? अब देखिए, इतनी जबरदस्त एनर्जी अगर किसी जगह से आ रही है तो डेफिनेटली हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक समुदाय हैं, वो इसके बारे में डेफिनेटली जानना चाहेंगे। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं वो इसके बारे में अनुसंधान जो है वो कर रहे हैं, इसके बारे में और जानने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हमें इस पर्टिकुलर चीज में ये भी बात आती है, जैसे सन है, सन जो है वो कंटिन्यूअस एनर्जी जो है, लगातार ऊर्जा जो है वो हमें देता रहता है। हमें सोर्स पता चल जाता है कि हाँ, सन एक ऐसा सोर्स है जहां से अच्छी खासी एनर्जी हमें मिल रही है। लेकिन यहाँ क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, वापस कुछ समय के लिए वो एनर्जी रुक जाती है, फिर कुछ समय बाद चलती है, जैसा कि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो ऐसा होने पर हम बहुत अच्छे से लोकेट नहीं कर पाते कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये ऊर्जा जो है वो कहाँ से आ रही है। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम हमें कई बार फेस करने को देखने को मिलती है। ऐसे ही फास्ट रेडियो बर्स्ट में से एक जाना माना रेडियो बर्स्ट जो है वो है FRB 20180916B। देखिए 2018 में खोजा गया, इसलिए इसका नाम जो है FRB 2018 2018 में देखने को मिलता है। आगे इसके नंबर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये FRB खोजा गया था 2018 में। सबसे पहले FRB 2007 में खोजे गए थे, लेकिन जो रिसेंटली नॉन हमारा जो FRB है, जो काफी पास में है हमारे, वो हमें देखने को मिलता है 2018 में खोजा गया था इसे। और ये हमसे
500 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। हमारी दूसरी गैलेक्सी के अंदर एक और दूसरी गैलेक्सी जो है उसके अंदर 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही निकट जो है वो हमें ये देखने को मिलता है। ये एफआरबी जो है क्लोजेस्ट है जैसा मैंने आपको बताया, और इसका एक बर्स्ट का पैटर्न है। मतलब बर्स्ट का पैटर्न क्या है, स्टार्टिंग के 4 दिन जो होते हैं, स्टार्टिंग के 4 दिन के अंदर ये बर्स्ट जो है वो भेजता है। हम इन 4 दिनों में बर्स्ट को रिकॉर्ड करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज, बहुत गजब की रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है वो हमें आती हुई दिखाई देती, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली। अगले 16 दिन जो है, सॉरी अगले 12 दिन जो है कोई फ्रिक्वेंसीज आती हुई हमें नहीं दिखाई देती। फिर 4 दिन, नेक्स्ट 4 डेज जो है वो फिर से फ्रिक्वेंसीज आती दिखाई देती है। फिर अगले 12 दिन जो है वो हमें नहीं दिखाई देती। इस तरीके से इनका 16 दिन का पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलता है। 16 डेज का पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें से 4 दिन तो बर्स्ट आता है, 12 दिन जो है वो बर्स्ट नहीं आता। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखिए, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, तो हर व्यक्ति जो है उसकी जिज्ञासा पैदा होगी कि इसके बारे में जाने। और वो लोग तो साइंटिस्ट हैं जो लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हो रहा है, ये ऐसी चीज जो है वो कैसे हो रही है कि 4 डेज के लिए रेडियो बस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले रेडियो बस्ट आते हैं, अगले 12 दिन जो है वो शांति बनी रहती है, किसी तरह का रेडियो बस्ट जो है, बहुत तीव्र रेडियो बस्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से रिसर्चर्स जो है इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को देखते हुए बहुत ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। स्टडी क्या कहती है? जो अभी स्टडी हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्टडी, वो अध्ययन जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि FRB 20180916b जो हमारा सबसे पास वाला जो FRB है, वो हैज अंडरगोन अ रिसेंट मर्जर। जिस गैलेक्सी के अंदर है वो गैलेक्सी जो है, गैलेक्सीज जो है वो मर्ज होती रहती है, आपस में टकराती रहती हैं, और एक रिसेंट टकराव जो है, एक रिसेंट मर्जर जो है वो हमें इस गैलेक्सी के अंदर देखने को मिला। जिस गैलेक्सी से ये FRB 2018 वाला जो है वो सिग्नल्स भेजता है, उसके अंदर हमें एक रिसेंटली एक टकराव जो है वो देखने को मिलता है। एंड इसकी वजह से एक मासिव स्टार जो है उसके मर्ज होने से, एक बहुत बड़े तारे के मर्ज हो जाने की वजह से शायद ये FRBs जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है, तो आगे और कोई अगर जानकारी हमें मिलेगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो वैज्ञानिकों का मानना है वो ये है कि शायद एक बड़ा स्टार, बड़ा तारा जो है वो मर्ज हुआ है, मिक्स हुआ है, उसका टकराव हुआ है, जिसकी वजह से वहां से ये FRBs जो है वो जनरेट होते हुए, जैसा मैंने आपको बताया, एक निश्चित पैटर्न में जनरेट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जो इसके अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन गैस है, परमाणु हाइड्रोजन गैस जो यहां पर देखने को मिलती है, वो दूसरे गैलेक्सीज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। जिस गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं जहां से कि FRB सिग्नल आते हैं, वहां की जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, परमाणविक हाइड्रोजन जो है, वो दूसरी गैलेक्सीज के कंपैरिजन में, दूसरी आकाश गंगाओं की तुलना में 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स हायर जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इससे हम ये समझते हैं, इतनी ज्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो होने के बावजूद भी स्टार्स जो है वो रिलेटिवली कम है, यहाँ पर तारे जो हैं वो रिलेटिवली कम है। जो बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़े हैं वो जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक नेबुला बनता है, नेबुला से स्टार बनता है, पूरा प्रोसेस जो है हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा दिखाई दे रही है लेकिन स्टार्स जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं, तारे जो है वो यहाँ पर काफी कम अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सरप्लस हाइड्रोजन जो हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रही है, वो रिसेंटली एक्वायर्ड है, अभी अभी ही बनी है। और अभी अभी किससे बनी है? जो मर्जर अभी 2 गैलेक्सीज के बीच में हुआ है, 2 गैलेक्सीज के बीच में जो टकराव हुआ है, 2 गैलेक्सीज जो टकराई हैं, मर्जर हुआ है, उनकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो शायद ज्यादा बनी है। मतलब हमें यह भी पता चल रहा है कि 2 गैलेक्सीज जब टकराती हैं, हम जानते हैं जो बच्चे पढ़े हैं क्लासरूम प्रोग्राम में कि नेबुला जो है वो हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है, निहारिका हिंदी में जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे कंबाइन होकर के गैलेक्सीज का फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 गैलेक्सीज जो है वो टकरा रही हैं, मतलब फिर से जो है एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे में फिर से रीशिफ्टिंग जो है उनकी हमें देखने को मिल रही है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रह रहा है। आइंस्टाइन का जो फेमस इक्वेशन है E=mc², उसके तहत इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है एनर्जी और मास का, वो हमें यहाँ पर होता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। जो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई थी, अब वो वापस मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है।
तो शायद ये जो हाइड्रोजन ज्यादा है वो इन्हीं दो गैलेक्सीज के टकराने की वजह से, मर्ज होने की वजह से फिर से जो एनर्जी थी गैलेक्सीज के अंदर वो फिर से हाइड्रोजन के रूप में, मास के रूप में हमें देखने को मिलती दिखाई दे रही है। जीएमआरटी क्या है? जिसने खोज करी है, हमारा जो सेंटर है पुणे में, जो न्यूज ही यही थी हमारी कि पुणे का जो सेंटर है, पुणे का जो टेलीस्कोप है, उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू, उसने एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। क्या सफलता हासिल करी वो तो हमने देख लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये पुणे का जो टेलीस्कोप है जीएमआरटी, उसके बारे में थोड़ी सी बात जो है वो हम कर लेते हैं। जीएमआरटी जो है एरे ऑफ 30 फुली स्टीयरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप ऑफ 45 मीटर डायमीटर, 45 मीटर डायमीटर यानी कि व्यास के टोटल 30 फुली स्टीयरेबल पैराबोलिक रेडियो वेव जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब ये कुछ ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर दिखाऊं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फुल्ली स्टीयरेबल है। इसके अंदर 45 एरे जो है वो लगे हुए हैं। ये अगर आप एरेज जो है वो देखेंगे, 45 एरेज जो हैं वो लगे हुए हैं। वैसा एक पूरी छतरी जो आपको दिखाई दे रही है, एक पूरा जो अम्ब्रेला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरा का पूरा एक 30 अम्ब्रेलाज का एरे है। एक अम्ब्रेला में कितने अंदर जो आपको एरेज दिखाई दे रहे हैं, जो एंटीनास दिखाई दे रहे हैं, वो है 45। और ऐसे टोटल 30 अम्ब्रेलाज, 30 छतरियां जो हैं वो लगी हुई है। उस पूरे सेटअप को हम कहते हैं जीएमआरटी। ये पूरा जो सेटअप है, इस पूरे सेटअप का नाम है जीएमआरटी, जिसके अंदर रेडियो टेलीस्कोप्स जो हैं, पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। ये हमारा एक इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है, कोई बाहर से किसी विदेशी संस्था का इसमें कोई रोल नहीं है। और भारत के अंदर इसे कौन देखता है, ऑपरेशन कौन करता है? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि किसके अंतर्गत आता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, उसके द्वारा यह पूरी तरीके से संचालित है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक स्वदेशी परियोजना है, इंडिजिनस परियोजना हमें दिखाई देती है। इट इज बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ सम्राट स्मार्ट कंसेप्ट। स्मार्ट कंसेप्ट जो है वो इसको नाम दिया गया है। जैसे मोदी जी नाम देते रहते हैं ना, अलग अलग हम देखते हैं स्कीम्स जो है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पर एक नाम है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट मतलब जो हम जनरली स्मार्ट बोलते हैं वो नहीं है। स्मार्ट एक एब्रीविएशन है जिसका मतलब है स्ट्रेच मेश अटैच्ड टू रॉप ट्रसेस। एक स्ट्रेच मेस जो है वो बना हुआ है, एक पूरा का पूरा जाल जो है फैला हुआ वो बनाया हुआ, जो कि अटैच्ड टू रॉप ट्रसेस, रॉप की ट्रसेस जो है, रस्सियों की ट्रसेस जो है, उनके द्वारा पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है आपस में। ऐसा एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम स्मार्ट के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है? रेडियो स्पेक्ट्रम की मीटर वेवलेंथ का जो है स्टडी करता है। रेडियो स्पेक्ट्रम जो एक बहुत लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम होता है, हम क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ते हैं। एक लंबा चौड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके अंदर फिर एक छोटा सा स्पेक्ट्रम जो है वो हमें देखने को मिलता है रेडियो स्पेक्ट्रम। उस रेडियो स्पेक्ट्रम के अंदर भी हम शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, ऐसी बहुत सारी वेव्स जो है वो देखते हैं। वो सारा आप जानते हैं जो बच्चे पढ़े हैं क्लास में। उनका स्पेक्ट्रम का अध्ययन जो है, फंक्शन जो है ये करता है, उसका स्टडी जो है ये करता है। और man-made radio interference is considerably lower in this part of the spectrum in India। हम यहां पर पर्टिकुलर इस लोअर स्पेक्ट्रम को क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि भारत के अंदर अगर हम बात करें, विशेष रूप से इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स हैं, इनका इंटरफेरेंस बहुत कम हमें देखने को मिलता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है सिग्नल्स के बीच में व्यतिकरण, हिंदी में जिसे हम कहते हैं, सिग्नल्स का जो व्यतिकरण होता है वो हमें कम देखने को मिलता है। इंटरफियर जो है वो कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम एक सिग्नल की प्रॉपर स्टडी जो है वो कर पाते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पर इसको स्पेशली इंस्टॉल किया गया है लोअर फ्रीक्वेंसीज की स्टडी के लिए, क्योंकि इंडिया में इसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो हमें कम देखने को मिलता है। एंड there are many outstanding astrophysicist problem which are best studied at meter wavelength। ऐसी बहुत सारी एस्ट्रोफिजिसिस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि मीटर वेवलेंथ पर अध्ययन अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छे से उनका अध्ययन जो है वो हो सकता है। दैट इज वाई इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। कहां पर इंस्टॉल्ड है ये? पुणे के अंदर। भारत का जो पुणे शहर है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे जो हम देखते हैं, इस जगह पर आप देखेंगे तो मुंबई शहर है। मुंबई से थोड़ा सा साउथ ईस्ट में देखेंगे आपको पुणे शहर जो है वो दिखाई देगा। पुणे शहर के अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया है।
अब इसको पुणे शहर में जो इंस्टॉल किया है उसके पीछे भी कई कारण है, उसके पीछे कई फायदे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ फायदे जो है वो हमें यहाँ कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि लो मैन मेड रेडियो नॉइस, मानव द्वारा जो रेडियो नॉइस जो क्रिएट की जाती है, रेडियो शोर जो क्रिएट किया जाता है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है। दूसरा, एबिलिटी ऑफ गुड कम्युनिकेशन, यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पुणे जो है वो एक अच्छा शहर हमें देखने को मिलता है। काफी सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज जो है पुणे में इंस्टॉल होती हैं, उनके ऑफिसेस पुणे में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर जो है फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो संचार की उपलब्धता अच्छी है। विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आसपास ही, पुणे के आसपास ही इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, एजुकेशनल सेक्टर जो है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। इस वजह से पुणे में जो है इसको इंस्टॉल किया गया। मुंबई पास में ही आर्थिक राजधानी जो हमें देखने को मिलती है, इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो डेवलपमेंट इस एरिया में अच्छा है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज की बात करें तो काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड सफिशिएंटली नॉर्थ ऑफ द जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। देखिए जियोमैग्नेटिक इक्वेटर जो है, भूचुंबकीय भूमध्य रेखा जो है वो कुछ इस तरीके से गुजरती है भारत के दक्षिणी भाग से, केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्र से हमें जियोमैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे साइंस एंड टेक में पढ़े हैं, टर्ल्स जो है वो यहाँ हमें यही देखने को मिलता है। इस इक्वेटर की वजह से, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर की वजह से, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, टर्ल्स जो है केरला के अंदर, हमें यहाँ पर थुम्बा के अंदर देखने को मिलता है। और जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के हम बहुत पास हैं। पुणे की लोकेशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली या ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत पास में हम इसके रहते हैं, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के। जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने का फायदा क्या है? आयनोस्फीयर में जो इंटरफेरेंस जो पैदा होता है, आयनोस्फीयर की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हुई दिखाई देती है वो यहाँ पर कम होती है। जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होता है, ज्यादा दूरी तक फैला होता है। हमारी अर्थ के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरीके से फैला होता है, तो जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पर ये मैक्सिमम जो है हमें देखने को मिलता है। इस वजह से, इस कारण से इसके पास में होने से रिसर्च करने में इंटरफेरेंस कम होगा। इंटरफेरेंस कम होगा तो रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है वो और ज्यादा अच्छा हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो पुणे की लोकेशन जो है वो काफी अच्छी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखने को मिलती है। तो आयनोस्फीयर जो है वो रीजनेबली क्वाइट रहता है। आयन मंडल जो है वो यहाँ पर पर्याप्त रूप से शांत जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड इसके बावजूद भी हम सदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध को भी अच्छे से कवर कर पाते हैं। तो लोकेशन जो है उसकी स्ट्रेटेजिकली या ज्योग्राफिकली या साइंटिफिकली लोकेशन जो है वो इतनी अच्छी हमें देखने को मिलती है पुणे की, कि हम एक तो जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के पास आ गए हैं। जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने का फायदा क्या है? आयनोस्फीयर शांत रहता है, तो हम रिसर्च जो है वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, स्पेशली लो रेडियो फ्रिक्वेंसीज की, क्योंकि लो रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर बहुत बड़ा असर डालता है आयनोस्फीयर, जिसकी वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो चलता हमें दिखाई देता है। यहाँ पर कम इंटरफेरेंस होगा तो हम ज्यादा अच्छे से सिग्नल्स को जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनकी स्टडी कर पाएंगे। प्लस हम सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध जो है उसका भी प्रॉपर अध्ययन कर पाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध के पास में ही है हम, तो दक्षिणी गोलार्ध का भी प्रॉपर अध्ययन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने कवर किया। जीएमटी ने एक रिसर्च करी, रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा, फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी था कि फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होती है, तब हम उस रिसर्च के बारे में जान पाते थे। तो इस वजह से हमने सबसे पहले फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होती है, एफआरबी क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिसर्च क्या कह रही है, और लास्ट हमने जीएमटीआर जो है हमारा उसके बारे में डिस्कस किया कि ये हमारे लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन, काफी नॉलेज जो है वो आपने गेन किया होगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में, किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों।